नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट मंत्रा में। मैं शिवांगी आज आपके सामने एक नई वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में हूँ। आज की हमारी क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूछिए क्यों? देखिए, हमारा जो सिलेबस था टेट का वो कंप्लीट हो चुका है। टेट के साथ साथ ही मैंने और भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके करा दिए CBP के। आज से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे लिए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम उनकी चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, मैंने पहले डाल रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो भी हैं, जो सारे टॉपिक से लिए गए हैं और सारे टॉपिक के जो महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वहां से लिए गए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहला हमारा प्रश्न है कि जो हमारा विषय है, हमारा विषय क्या है? बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन उसी से है कि बाल विकास का उद्देश्य। पहला प्रश्न है बाल विकास का उद्देश्य। तो अगर आपसे पूछा गया कि बाल विकास जो आपका विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो है किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो बाल विकास का जो उद्देश्य है साथियों, तो बाल विकास का उद्देश्य है आपका बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास, देखिए नाम में ही छुपा है बाल मतलब बालक और विकास। तो विकास ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक विकास या सिर्फ मानसिक विकास, सिर्फ सामाजिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास जिसमें कि सारे विकास जो हैं वो सम्मिलित हैं। तो बालक का सर्वांगीण विकास किसका उद्देश्य है? बाल विकास का। बाल विकास का उद्देश्य अगर आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे बालक का सर्वांगीण विकास, कि हर तरफ से जो है वो बालक का डेवलपमेंट होना चाहिए, बालक का विकास होना चाहिए, तभी वो बाल विकास कहलाएगा। ऐसा नहीं कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास रुक गया है तो वो बालक का विकास जो है वो सही ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अगर बालक का मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, तो उस बालक का प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई कमी है उसके अंदर। क्योंकि बाल विकास का उद्देश्य तो यही है भाई कि बालक का जो है वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर प्रकार से उसका जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है मन की उत्तेजित दशा। देखिए, मन की उत्तेजित दशा कौन सी होती है? मन की उत्तेजित दशा है खुशी है, क्रोध है, दुख है, ये सारी चीजें। तो ये मन की जो उत्तेजित दशा होती है, उत्तेजित अवस्था होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है साथियों संवेग। ठीक है, संवेग। मन की उत्तेजित दशा को हम संवेग कहते हैं। क्लियर? मन जो है हमारा, मन के अंदर कई प्रकार की जो है वो उथल पुथल होती है, उथल पुथल है, दशाएं उत्पन्न होती हैं, मन उत्तेजित होता है हमारा। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें संवेग कहलाती हैं। संवेग, हमने ये टॉपिक जो है डिस्कस किया था कि हमारे अंदर जो है वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जो है वो जन्मजात होती हैं हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर मूल प्रवृत्तियां जो है वो जन्मजात होती हैं और उनके अंदर हमने वर्गीकरण भी पढ़ा था मैकडूगल के अनुसार। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। फिर उन 14 मूल प्रवृत्तियों से, देखिए मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जब वातावरण के संपर्क में आती हैं, मूल प्रवृत्तियां जब वातावरण के उचित वातावरण के संपर्क में आती हैं तो वो संवेग का रूप धारण करती है। ठीक है, तब उनसे संवेग उत्पन्न होते हैं। तो उन 14 मूल प्रवृत्तियों से कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन भी हमने किया था। तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है कि मन की उत्तेजित दशा कौन सी होती है, मन की उत्तेजित दशा को हम क्या कहते हैं? तो मन की उत्तेजित दशा को हम संवेग कहेंगे। नेक्स्ट, मानव में स्थायी परिवर्तन। देखिए, मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर जब कोई स्थायी परिवर्तन होता है, पहले तो हम ये जानते हैं कि स्थायी परिवर्तन क्या होता है। भाई, परिवर्तन दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। स्थायी परिवर्तन वह परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो कि परिवर्तित हो गया, अब वो स्थायी है, वो दोबारा से परिवर्तित नहीं होगा, स्थायी हो गया, वो वहां पर जम गया। ठीक है, हमेशा के लिए हो गया, तो वो होता है स्थायी परिवर्तन। और अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन वो होता है कि किसी चीज में कोई भी परिवर्तन हुआ, फिर उसके
बाद दोबारा वो परिवर्तन हो गया। जैसे कि देखिए गुब्बारा है, आपने गुब्बारा फुलाया, आपने बिना फूला गुब्बारा लिया, उसको फुलाया, तो उसमें के अंदर क्या परिवर्तन हुआ? पहले वो बिना फूला था, अब फूल गया, फिर आपने फिर से उसकी हवा निकाल दी तो वो फिर से बिना फूला हो गया। तो ये वो आपका हो गया अस्थायी परिवर्तन, कि वो जो परिवर्तन वो कुछ समय के लिए था, उसके बाद वो हमेशा के लिए नहीं था। तो ये आपका अस्थायी परिवर्तन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि मानव में जब स्थायी परिवर्तन हुआ, मनुष्य के अंदर जो स्थायी परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है अधिगम। ठीक है, मानव का के अंदर स्थायी अधिगम। देखिए जैसे आपने कुछ चीज सीखी, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से आपने कुछ सीखा, किसी स्थान से आपने कुछ सीखा, तो वो आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ? स्थायी परिवर्तन हुआ ना, क्योंकि आपने जो वो चीज जिस जगह से सीखी है, फिर दोबारा आप उस जगह को देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज खुद आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो चीज आपके माइंड में स्थायी हो गई है, स्टेबल हो गई है, तो वो आपका अधिगम हुआ। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि मानव में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो मानव के अंदर जब स्थायी परिवर्तन होता है तो वो अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? मांटेसरी, देखिए मांटेसरी एक शिक्षण पद्धति है, तो मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? मारिया मांटेसरी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लीजिएगा। वैसे जितने भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलना है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर स्टार बना लीजिएगा। तो मांटेसरी शिक्षण पद्धति के जो जनक है वो मारिया मांटेसरी है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए ये जो अधिगम अक्षमता वाले मैंने विकार पढ़ाए थे, मैंने आपको शायद कल की वीडियो में ही पढ़ाए थे, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने वहां से लिए हैं, जिससे कि आपका जो है वो रिवीजन होता है। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आया है, आपने मेरी वीडियो से कितना सीखा है, आप कितना ऑब्जर्व कर पाए हैं। इसीलिए मैंने ये जो सारे क्वेश्चन लिए, सारे मैंने अपनी वीडियोस को ध्यान में रखते हुए लिए। जो जो टॉपिक मैंने कराए हैं मैंने उन्हीं से क्वेश्चन लिए हैं, और ये टॉपिक तो मैंने कल ही कराया, तो आपको याद, आपको देखना चाहिए कि आपको कितना याद है, आपकी मेमोरी जो है वो कितने समय के लिए टिक सकती है, कि आपने कल जो चीज सीखी वो आप आज भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिसलेक्सिया जो है वो संबंधित है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। ठीक है, पढ़ना अगर पढ़ने में कोई बालक जो है वो सक्षम नहीं है, उसको कुछ कठिनाइयां हो रही हैं जब पढ़ते समय, कि वो उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है या फिर धीमी गति से पढ़ पा रहा है, तो ये सारे जो है वो डिसलेक्सिया, इस विकार का नाम है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए श्याम पट्ट कह लीजिए या श्वेत पट्ट, यहाँ पे तो श्वेत पट्ट है, व्हाइट बोर्ड है, तो श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? कि अच्छी लिखावट। देखिए अच्छी लिखावट होनी चाहिए, तभी जो है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। जब तक लिखा हुआ समझ नहीं आएगा तो वो उस चीज को सीखेगा कैसे? भले ही आप मौखिक कितना भी अच्छा उसको समझा रहे हो, लेकिन उसको लिखा हुआ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर जैसे उसको उच्चारण समझ में नहीं आया, आप उसके लिए बोल रहे हैं, आपको उसके नोट्स बनवा रहे हैं, बोल के बनवा रहे हैं, और साथ में आपने बोर्ड पे लिखा भी है, लेकिन बोर्ड पे आपने जो लिखा है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, आपकी लिखावट अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके नोट्स में जो है वो गलतियां पाई जाएंगी, वो गलत लिख लेगा, क्योंकि उसे उच्चारण भी स्पष्ट नहीं हुआ, लिखावट भी उसको अच्छे से नहीं समझ आई। तो इसीलिए श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो अच्छी लिखावट होती है। बाकी देखिए मैंने आपको श्याम पट्ट कौशल में पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, कि कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए ना हम ज्यादा बड़ा लिखें ना ज्यादा छोटा लिखें, ना ही ऐसा लिखना चाहिए कि लाइनें जो है वो टेढ़ी जा रही हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी श्याम पट्ट कौशल में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है साथियों? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका होगा अच्छी लिखावट। नेक्स्ट क्या है? बालक का सामाजिकरण जो है वो कब प्रारंभ होता है? ठीक है, बालक जो है एक, उसका सामाजिकरण का मतलब क्या है? कि वो समाज में ढलना कब प्रारंभ होता है, समाज से उसका संपर्क बनना कब से प्रारंभ होता है? तो बालक का जो सामाजिकरण जो है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है, शैशवावस्था का समय काल क्या है? कि जन्म से 5 वर्ष तक का जो समय है वो आपका शैशवावस्था है। तो शैशवावस्था
में ही जो है बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो सामाजिकरण है मतलब क्या है कि समाज में एक समाज के लोगों से संपर्क स्थापित करना, उनके साथ संबंध बनाना। तो बालक जो है सबसे पहले मतलब बालक का जो सामाजिकरण है कब प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। और अगला क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो देखिए जाहिर सी बात है, सबसे पहले बालक जो है वो किसे पहचानेगा? अपनी माँ को पहचानेगा सबसे पहले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जन्म से लेकर शैशवावस्था तक, शैशवावस्था में बालक जो है वो सबसे ज्यादा समय अपनी माँ के साथ गुजारता है। ठीक है, अपनी माँ के साथ ही खाना पीना उठना बैठना होता है उसका, माँ के साथ ही सब कुछ होता है, माँ के साथ ही खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना जो भी कुछ है वो सब कुछ माँ के साथ ही होता है। तो इसीलिए सबसे पहले वो है सामाजिकरण में बालक अपनी माँ को पहचानता है, क्योंकि भाई जिसके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करेगा, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताएगा उसी को जानेगा। तो माँ के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है वो माँ को ही जानता है, क्योंकि देखिए माँ के साथ जो है उसकी बॉन्डिंग जो है वो जन्म से पूर्व से होती है, क्योंकि बालक जो है वो माँ के गर्भ में पलता है, उसका विकास जो है माँ के गर्भ में होता है। तो वो बालक माँ को और सबके अकॉर्डिंग 9 महीने पहले से जानता होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो उसका बॉन्ड बनता है, सबसे पहले उसका कनेक्शन बनता है, तो वो अपनी माँ से बनता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि नकारात्मक सोच कब उत्पन्न होती है? कब, यहाँ पर पूछने का मतलब ये कि कौन सी अवस्था में जो है वो नकारात्मक सोच बालक के अंदर उत्पन्न होती है। तो देखिए नकारात्मक सोच का मतलब ये है कि वो अपनों के विरुद्ध भी जाने लगता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, पहले हम उत्तर जान लेते हैं। तो इसका उत्तर है किशोरावस्था। नकारात्मक सोच जो है वो बालकों में किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। अब देखिए किस प्रकार की नकारात्मक सोच, हमने किशोरावस्था का जब अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था कि ये संघर्ष वाली अवस्था होती है, तनाव की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है। तो यहाँ पर जो संघर्ष है वो किससे करता है बालक? संघर्ष जो है वो अपने माता पिता से ही करता है। क्यों करता है? तो देखिए यहाँ पर जो बालक है वो अपने माता पिता से ही संघर्ष इसलिए करता है क्योंकि उसकी सोच और उसके माता पिता की सोच जो है वो आपस में मैच नहीं हो पाती है। इसीलिए फिर उसके अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। किस प्रकार की नकारात्मक सोच? कि मेरे माता पिता जो है वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, वो संघर्ष करने की सोचता है। तो यही है नकारात्मक सोच। तो नकारात्मक सोच जो है बालक में किशोरावस्था में ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्या है कि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि, पढ़ाने की, देखिए पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किस लिए है? देखिए आपने खुद भी ये प्रैक्टिकल किया होगा, खुद आपने अनुभव किया होगा। आपने जब या तो आपने पढ़ाया होगा किसी को या फिर आपने पढ़ा होगा, तब क्या देखा होगा आपने कि अगर आपको कोई भी चीज चित्र के माध्यम से या फिर उसके मॉडल के माध्यम से या प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई चीज समझाई जा रही है तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है, क्योंकि आप उसका जो प्रैक्टिकल है वो सामने होते हुए देख रहे हैं। कहा जाता है ना कि जो जीवन में घटनाएं घटित होती है वो हमेशा याद रहती है। तो इसी प्रकार से आपने जो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो सामने देखा है, प्रैक्टिकल होते हुए सामने देखा है, तो वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी, ना कि नोट्स से पढ़ने पर ज्यादा याद रहेगी। तो इसीलिए पढ़ाने की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो प्रोजेक्ट विधि मानी जाती है। अगला आगे चलते हैं कि जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए जन्म के समय पूछ रहा है आपसे, तो जन्म के समय बालक में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? स्वस्थ मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि जन्म के समय बालक के अंदर हड्डियां ज्यादा होती हैं। कितनी होती हैं? 270 होती हैं। आगे डिस्ग्राफिया, देखिए यहाँ पर हमने कल की वीडियो से कौन सा क्वेश्चन लिया था? डिसलेक्सिया लिया था। अब यहाँ पर डिस्ग्राफिया लिया है मैंने। तो ये जो डिस्ग्राफिया विकार है ये किससे संबंधित है? तो ये लेखन विकार से संबंधित है। मतलब अगर किसी बालक को लिखने में कोई कठिनाई हो रही है, लिखने में वो सक्षम नहीं है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके अंदर जो है कौन सा विकार है? डिस्ग्राफिया। आप इसे डिस्ग्राफिया भी कह सकते हैं, ग्राफिया भी कह सकते हैं। आगे कोहलर, देखिए जो मनोवैज्ञानिक कोहलर हैं, तो कोहलर ने अपना प्रयोग जो है वो किस पर किया? तो कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी या फिर बनमानुष कह लीजिए, तो चिंपैंजी पर किया। उसका नाम क्या था? नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। तो
कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग जो है वो चूहे पर किया था। ठीक है, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। नेक्स्ट, सामाजिकरण का अर्थ। देखिए यहाँ पर पूछा गया था ना कि जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। तो सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है कि समाज में समायोजन, समाज में अपना समायोजन वो किस प्रकार से कर पा रहा है, समाज में समायोजन करना ही सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, समायोजन का मतलब क्या है कि समाज के लोगों से कैसे संबंध स्थापित कर पा रहा है, अच्छे ढंग से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। समायोजन का मतलब यही होता है कि उसी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, तो वो होता है आपका समायोजन। तो समाज के साथ अगर समायोजन कर रहा है तो वो आपका सामाजिकरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? गणित संबंधी विकार जो है उसको क्या कहेंगे? तो गणित संबंधी विकार को हम कहेंगे डिस्कैलकुलिया। कल ही मैंने बताया था कि इस नाम से ही आपको याद रखना है कैलकुलिया। कैलकुलिया, कैलकु मतलब कैलकुलेटर आपको याद रखना है। कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैथ्स गणित संबंधी जो विकार है उसका नाम क्या है? डिस्कैलकुलिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ होता है साथियों सीखना। जब हमने अधिगम यूनिट अपनी स्टार्ट करी थी तब हमने अधिगम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। वहीं पर हमने जाना था कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ये चीजें हमें इसलिए याद रखनी होती है जिससे कि अगर हमसे अधिगम ना हमें जैसे सीखना पता है, सीखना के बारे में हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमें उसका ये जो सीडीपी में जो इसका नाम प्रयोग करते हैं अधिगम, हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो हम जो है वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें उसको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आगे बढ़ते हैं। आगे है संज्ञान। संज्ञान किसे कहते हैं? तो संज्ञान का मतलब है कि किसी ज्ञान को ग्रहण करना। मतलब हमें कोई भी ज्ञान मिल रहा है, किसी से भी हमें कोई भी ज्ञान मिल रहा है। देखिए ज्ञान जो है वो हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान जो है हमें सिर्फ बड़ों से प्राप्त होगा। किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी अथाह ज्ञान हो सकता है, किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के पास भी बहुत सारा ज्ञान हो सकता है। ज्ञान जो है हमें किसी से भी मिले, बस हमें बटोर देना चाहिए। तो इसीलिए देखिए संज्ञान का मतलब होता है कि किसी ज्ञान को ग्रहण करना, किसी ज्ञान को ग्रहण करना आपका कहलाता है संज्ञान। आगे है मनोविज्ञान के जनक। देखिए मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक हैं आपके सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? प्रोजेक्ट विधि होती है। तो यहीं पर उसे प्रोजेक्ट विधि के जनक हमसे पूछ लिए गए हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक और जॉन डीवी। ये दो लोग हैं, दो साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिकों के नाम है। किलपैट्रिक और जॉन डीवी ने कौन सी विधि दी है? हमें प्रोजेक्ट विधि दी है। प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि है। क्यों है इस बारे में भी हम अभी चर्चा कर चुके हैं, तो दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन वो बहुत अच्छे से करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? देखिए वाइगोत्स्की कौन है? वाइगोत्स्की के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने भाषा विकास सिद्धांत दिया था। तो वाइगोत्स्की जो है हमारे मनोवैज्ञानिक, वो कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे, ये रूस के निवासी थे। मैंने पहले ही बताया था कि आप जिन जिन मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, फिर उनके मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, तो आपको उनका स्थान पता होना चाहिए कि वो मनोवैज्ञानिक कहाँ से संबंधित हैं, वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ से संबंध रखते हैं। तो ये चीज आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन मिल गया ना कि वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। इसी प्रकार से आपको और मनोवैज्ञानिकों का भी जन्म स्थान, वो कहाँ के निवासी थे, वो चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए मैं लिखा हुआ है कि तूफान की अवस्था। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था हम किशोरावस्था को कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था और तूफान की अवस्था, ये हमारी किशोरावस्था कहलाती है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना कि 3S वाली अवस्था आपको याद होगा। अगर जिसको नहीं पता है तो वो आप हमारा किशोरावस्था वाला टॉपिक देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो में किशोरावस्था बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कोहलबर्ग ने किया था। ठीक है, अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। देखिए अभी हम संवेग वाले चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहां से एक क्वेश्चन हमें और मिल गया है। हमने संवेग जब पढ़े थे तो हमने जो संवेग में मूल प्रवृत्तियां पढ़ी थी और हमने मूल प्रवृत्तियों का जो वर्गीकरण पढ़ा था। तो जो मूल प्रवृत्तियां थी 14 वो हमारी मैकडूगल जी ने दी थी। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। आगे, करके सीखना कौन सी विधि से संबंधित है? करके सीखना मतलब कि पहले उस चीज को तुम करके देखो, किसी भी चीज को पहले तुम करके देखो उसके बाद सीखो, मतलब पहले हम प्रयोग करेंगे। तो कौन सी विधि से संबंधित है ये? प्रयोगशाला विधि से। देखिए प्रयोगशाला में क्या होता है, जो लैब होती है जहां पर हम जाके प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं किसी चीज का, वहां पर क्या होता है, पहले हम किसी चीज को करते हैं ना, किसी काम को पहले हम करते हैं उसके बाद ही तो सीखते हैं। अगर जैसे हमसे वो काम पहली बार में गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा करते हैं। तो इसी प्रकार करके जो सीखते हैं तो वो हमारा प्रयोगशाला विधि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन ये बच्चों के लिए होती है, ये खेल विधि होती है एक हिसाब से। तो किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो फ्रॉबेल हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है यूपी टेट के एग्जाम में भी, सी टेट के एग्जाम में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जो श्याम पट है, श्याम पट हो या श्वेत पट हो, तो ये किस प्रकार की अधिगम सामग्री में रखा जाता है? तो श्याम पट आपका दृश्य सामग्री में रखा जाता है। कैसे दृश्य सामग्री मतलब क्या होता है कि जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, इससे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये कौन सी सामग्री है? दृश्य सामग्री है ना। इसको आप सिर्फ देख तो ही पा रहे हैं या फिर इसमें से कोई आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे ना, तो इसीलिए सिर्फ दृश्य सामग्री है। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्रियां भी होती है, जैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, उसमें से क्या, उसमें से बाहर आवाज भी आती है तो हम उसको सुन भी सकते हैं। तो वो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री है। इसी प्रकार से श्रव्य सामग्रियां अलग होती है कि जिनसे हम सिर्फ सुन पाते हैं, जैसे रेडियो हो गया तो वो आपका श्रव्य सामग्री में आता है। तो इसी प्रकार से पूछा गया कि श्याम पट जो है वो किस प्रकार की अधिगम सामग्री में है? दृश्य सामग्री में। आगे बढ़ते हैं। आगे है गिरोह की अवस्था किसे कहते हैं? तो गिरोह की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। यहाँ पर जो बालक है वो अपने सेम एज के बच्चों के साथ क्या करता है? ग्रुप बना के घूमता है, इसीलिए इसको गैंग एज कहा जाता है ना। गिरोह अवस्था कह लीजिए या फिर गैंग एज कह लीजिए, तो वो आपकी बाल्यावस्था कहलाती है। यहाँ पर जो बालक है वो अपनी सेम आयु के, सेम एज के बच्चों के साथ मिलकर ग्रुप बनाकर खेलता है, ग्रुप बनाकर ही सारे काम करता है। अगला है स्कीमा सिद्धांत। देखिए स्कीमा सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया है। इसे आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसके अंदर ही इन्होंने स्कीमा की चर्चा की है। ठीक है, स्कीमा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्कीमा को हम पाड़ या ढांचा भी कह सकते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। अगला पर्यटन विधि के जनक कौन है? देखिए पर्यटन विधि क्या होती है कि पर्यटन का मतलब क्या होता है? जगह जगह पर घूमना। तो बच्चों को जगह जगह पर घुमा कर जो हम उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो हमारी पर्यटन विधि कहलाती है। तो पर्यटन विधि के जनक कौन थे? पर्यटन विधि के जनक थे पेस्टालॉजी। ठीक है, ये हमारे आज के एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज कह लीजिए या फिर वन लाइनर कह लीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज ही हैं, बस समय की बर्बादी ना करते हुए मैंने यहाँ पर चार ऑप्शन नहीं लिखे हैं। जो आपका ऑप्शन राइट है वही ऑप्शन मैंने लिखा है, वही उत्तर लिखा है मैंने। तो इसीलिए आपको ये वन लाइनर लग रहे होंगे, आप इसे कुछ भी समझिए। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगी आपसे कि ये जो आज की वीडियो थी वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई भी हो, चाहे आपका एमपी टेट हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका एस टेट हो, कोई भी हो, उसके लिए ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे की वीडियोस में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हमारी जो है वो क्वेश्चंस की वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आपको जैसे अगर आप कहीं से भी सिलेबस अपना कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन तो किसी भी चैनल से कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रश्न जो है वो आप कितने भी कर लें वो कम ही रहते हैं। तो इसीलिए आपको अगर बेनिफिट चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।